I welcome you to the 10th lecture of the electrostats in the physics lecture series, and today we will be discussing about flux. तो आज का पूरा लेक्चर और अब से 3-4 लेक्चर्स हमारे सिर्फ चलेंगे आपके एक टॉपिक पे जिसका नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, कहाँ कहाँ आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया क्या होता है? मेरा पहला पॉइंट ये है कि एरिया क्या स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है? तीनों में से कौन सी क्वांटिटी है एरिया? जो लोग बहुत ज़्यादा एरिया को नहीं जानते हैं वो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, माना एरिया स्केलर है, बट एक्चुअली ये गलत है। वेक्टर क्वांटिटी है ए। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बोल रहा हूँ एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एरिया अगर एक वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो एरिया का हमें पता है, जैसे अगर एक स्क्वायर है तो उसके लिए एरिया स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो ए इंटू बी है। और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम बेसिकली एक कह सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। एरिया के हम सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन होती कैसे। जैसे कि सपोज ये आपका एक पूरा एरिया है, आप इसकी तरफ देख रहे हो तो इसकी डायरेक्शन जस्ट इससे परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि ये पूरा बोर्ड एक एरिया है, इससे एक एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा होगा। सेम वे अगर ये पैड ऐसे मैंने लिया है तो एक एरिया वेक्टर इधर सामने से निकलेगा और दूसरा एरिया वेक्टर इधर पीछे से निकलेगा। इधर सामने से भी निकलेगा और इधर ही पीछे से भी निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ये वो मैग्नीट्यूड है जो आप अलग अलग सिस्टम के अंदर कैलकुलेट करते आ रहे हो, और ये जो है ये डायरेक्शन बताता है आपको। ठीक है, तो बेसिकली एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ टेंसर क्वांटिटी, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब रियलिटी में दो तरीके के सरफेसेस आपको पढ़ाए जाते हैं। रियलिटी में दो तरीके के आपको सरफेसेस पढ़ाए जाते हैं, ओपन सरफेसेस एंड क्लोज सरफेसेस। ठीक है, ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। आप सोचो मैं एरिया क्यों पढ़ा रहा हूँ, सरफेस के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ? उसका रीजन है कि बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे सरफेसेस के बारे में। दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक होता है आपका ओपन सरफेस एंड दूसरा आपका होता है क्लोज सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस क्या होते हैं, उनका डिफरेंस क्या है? सरफेस में मतलब 2D, 3D में तो कोई बात नहीं होगी। जैसे कि नहीं 3D नहीं, सॉरी, हाँ, ओपन सरफेस की अगर बात है, अगर हम ये 2D फिगर लेते हैं, सपोज इट्स सर्कल, हम एक सर्कल लेते हैं, तो एक सर्कल को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, जिसका रेडियस r है तो उसका एरिया आप देखते हो पाई r है। लेकिन अगर मान लो ये डायरेक्शन n कैप दे दूं तो आप यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा n कैप ऑल्सो। तो ये आपका एरिया वेक्टर है, पर जैसा मैंने बताया डायग्राम के जस्ट मतलब जो भी आपका एक सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकलता है। तो ऐसे ही अगर सर्कल हो तो उसके नीचे का रेडियस होगा तो वहाँ से भी एक एरिया वेक्टर निकलेगा। तो ध्यान से देखो इसमें एरिया वेक्टर की कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? 2 डायरेक्शन। तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं ओपन सरफेस। सेम वे आपको स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर पर भी आप यहाँ से एक एरिया वेक्टर इधर सामने निकाल सकते हो और स्क्वायर के जस्ट पीछे निकाल सकते हो। जैसे कि ये मेरा एक रेक्टेंगल है, तो इससे एक एरिया वेक्टर मैं जस्ट ऐसे निकाल सकता हूँ, दूसरा एरिया वेक्टर मैं जस्ट ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस क्या होता है? तो क्लोज सरफेस वो सरफेस होते हैं जिनमें आपको एक ही एरिया वेक्टर मिलेगा, 2 एरिया वेक्टर नहीं मिलेगा, या दूसरा एरिया वेक्टर मिल भी रहा होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है 3D फिगर्स, जिनमें हमारा पहला फिगर है स्फीयर। अगर आप बात स्फीयर की करो, अंदर एक चार्ज रख दो, अगर ध्यान दो तो सरफेस अगर इतना सा है तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर ये वेक्टर है,
इस सर्फेस से परपेंडिकुलर इधर वेक्टर है, इस सर्फेस से परपेंडिकुलर इधर एक वेक्टर है। ये सब एन कैप मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये सब एरिया वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एरिया वेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से अगर हम एक क्यूब की बात करें, अगर हम एक क्यूब की बात करें, ठीक है, क्यूब में एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो हर एक सरफेस का अगर एरिया हम देखने की कोशिश करें, तो ये जो सामने वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, और ये जो पीछे वाला है इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है। वैसे ही साइड वाले का एरिया वेक्टर इधर है, इस वाले का इधर है, ऊपर वाले का ऊपर है, नीचे वाले का नीचे है। तो एरिया वेक्टर डिपेंड्स अपॉन योर व्यूइंग। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये मान लो अगर एक स्क्वायर है, तो तुम इस स्क्वायर को कैसे देख रहे हो? तुम इस स्क्वायर को इधर से देख रहे हो, तो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ है। मैं इस स्क्वायर को इधर से देख रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ है। तो जो मेरी तरफ रहेगा मैं उसी को कंसिडर करूँगा फ्लक्स निकालने में, ठीक है। हम फ्लक्स के ऊपर भी आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले हम एरिया वेक्टर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम क्वेश्चन, जो थोड़ा बहुत आपको एरिया को क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, कॉन्सेप्ट को ये नहीं सोचना कि बाद में क्लियर करेंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ क्लियर करते चलेंगे। नहीं अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछिए, डाउट सेशन में क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ये एक्स वाई जेड प्लेन, 3 प्लेन है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है। वाई जेड प्लेन में मैंने ए डॉट बी का एक प्लेन ले लिया, ठीक है। वाई जेड प्लेन में मैंने ए डॉट बी का एक प्लेन ले लिया। आपको बताना है एरिया वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है, हमें पता है कि एरिया वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी ए डॉट बी। वेक्टर बताना है, वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, एक्स, मतलब ये एक्स के परपेंडिकुलर इस पूरे सरफेस के। तो इसका मतलब जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा, वो पैरेलल टू एक्स होगा। तो इस हिसाब से हम क्या इसको ए बी आई कैप लिख सकते हैं। आई कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और आप देखो, बस मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम। ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्स वाई जेड, ठीक। और सपोज इसमें छोटा सा एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस आर है। सर्कल है, इसका रेडियस आर है। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ध्यान से देखो डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस के ऊपर, तो हम इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर के क्या। ये एरिया वेक्टर है एक सर्कल के लिए। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को धीरे धीरे कि कैसे एरिया वेक्टर्स को हम निकालते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करो। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, लास्ट क्वेश्चन ऑन एरिया वेक्टर। तो लास्ट क्वेश्चन ऑन द एरिया वेक्टर इज लाइक, हमने क्या क्वेश्चन दिया था मुझे याद नहीं आ रहा क्या। ये रेडियस आर है, ये एक्स है, ये वाई है, नहीं ये एक्स है, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, और इसको जेड ले लो। ये क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल समझते हैं ना आप लोग, सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वार्टर सर्कल है, इसका रेडियस आर है, और मैंने इसका आपसे एरिया वेक्टर पूछ लिया। तो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैग्नीट्यूड क्या होगी क्वार्टर सर्कल, मतलब 1/4 इनटू द एरिया ऑफ द सर्कल, और डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप लग जाएगा। देखो पाई आर स्क्वायर बाई 4 जे कैप। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपका एरिया वेक्टर मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, आप लोग इसको देखते जाओ, करते जाओ साथ में, ठीक है। पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन।
अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स क्या है, क्यों ज़रूरी है हमें जानना। ठीक है, अब हम फ्लक्स के ऊपर सारा डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स, इज इट स्केलर और वेक्टर, व्हाट डज इट मीन, वगैरह वगैरह। हमारा जो मेन टॉपिक आज का है फ्लक्स। तो फ्लक्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद एरिया। पहली बात तो समझते हैं, फ्लक्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद ईदर विद एरिया और विद वॉल्यूम। कुछ फ्लक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू एरिया और वॉल्यूम। ट्वेल्थ में दो तरीके के फ्लक्स आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि चार्जेस तरीके से है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये आपका एक स्क्वायर है और इस टाइप से स्क्वायर मत देखिए, इस टाइप से स्क्वायर देखेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इस टाइप का अगर एक प्लेन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने साथ कुछ एनर्जी ला रही होगी। तो इसका मतलब बहुत ढेर सारी एनर्जी इस प्लेन से पास हो रही है। तो कितनी एनर्जी पास हो रही है या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मेजर होता है फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग बट इट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। ठीक है, बी क्योंकि क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाता है, तो इसलिए फाई बी और फाई बी। पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत जनरल सा फॉर्मूला दिया गया। ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम कहलाता है, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ऐसे फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैं अभी गॉस थ्योरम का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आपको एरिया वेक्टर, थोड़ा बहुत फ्लक्स निकालना और क्यू नॉट वाले सारे रिलेशन सिखा दूंगा थोड़ा बहुत आपको, तब मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको गॉस थ्योरम से उसको लिंक करके पढ़ाऊंगा। अभी तो याद है कि है ही गॉस थ्योरम, बट गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस मानते हैं, यहाँ मैं गॉसियन सरफेस नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन। ये बहुत सिंपल सा रिलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखिए। फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन। इस रिलेशन का जनरल सिंपल सा मतलब यही है कि जो आपका फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, और एक क्लोज सरफेस के लिए चार्ज एनक्लोज अपॉन परमिटिविटी होता है। धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते हैं, एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। ये एक रिलेशन अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये प्राइम रिलेशन है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। जनरली फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, तो दो तरीके के प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या देता है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी लीड करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी दे देता है। तो फ्लक्स बेसिकली मेजर है नंबर ऑफ लाइंस का। क्या लगता है, नंबर ऑफ लाइन से स्केलर होनी चाहिए कि वेक्टर? जाहिर सी बात है स्केलर होनी चाहिए। तो अगर स्केलर होनी चाहिए तो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ई डॉट ए वेक्टर आपका आंसर होगा, ई डॉट ए आपका आंसर होगा। ठीक है, अब 5-6 बेकार बेकार क्वेश्चंस लगा लिए जाए, चलो लगा, मजा आएगा। बहुत ही सिंपल मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और मुझसे आप कॉन्सेप्ट बनाओ। हार्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और जब मैं अच्छे क्वेश्चन करवा लूँगा तब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन अच्छे थे, मेरा स्टाइल। ठीक है, मान लीजिए आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस ऐसे r है, आप सर्कल को ऐसे देख रहे हो। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा, आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर
जिसको हम नॉर्मल भाषा में लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो सर्कल है, सर्कल सामने की तरफ है, तो उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो सर्कल का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल तो है भैया 0। अब एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, एंगल है 0। अब एरिया स्केलर का मेरा काम है, यहाँ कोई वेक्टर काम है नहीं, तो स्केलर निकाल लेते हैं। स्केलर एरिया क्या होगा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दी हुई है, तो फ्लक्स आपका हो गया ई नॉट पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ध्यान देंगे तो अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अब सपोज कीजिएगा, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। ये एक सर्कल है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और ये रेडियस आर है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, सर्कल में से नहीं जा रही है, सर्कल के ऊपर से जा रही है। तो ये बताइए फ्लक्स सर्कल के थ्रू कितना हो, मतलब फ्लक्स कितना हो, नेट फ्लक्स ऑफ द सिस्टम कितना हो, नेट फ्लक्स ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ध्यान से सुना तो फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर सर्कल ऐसे बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे से जा रही हैं, तो सर्कल के थ्रू तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रही, कोई जा रही है क्या, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, सर्कल इस पे बना हुआ है। हाँ, ऐसे जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन ऐसे जा रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल के अंदर से पास नहीं हो रही है, तो फ्लक्स क्या आना चाहिए, 0। तो मैथमेटिकली भी ये ट्रू है, मैथमेटिकली ऐसे ट्रू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, और सर्कल का एरिया वेक्टर ऐसे। ध्यान से देखो तो एंगल कितने का बनता है इनके बीच, 90 का। तो थीटा क्या है, 90 है, तो फ्लक्स क्या है, मान लो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से आ रही थी ना, ई नॉट डॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 मतलब उसमें से कोई एनर्जी पास नहीं की। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, ये मेरा सरफेस और इससे ऐसे लाइन जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, ठीक, एक आध अच्छे दिए जाए कि ऐसे ही बिगाड़ करें। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर्कल पे ही करवाते हैं, स्क्वायर वगैरह पे सेम फॉर्मेट होगा। ये चलो एक स्क्वायर करा देते हैं, स्क्वायर लेके रेक्टेंगल लें, स्क्वायर तो आसान पड़ेगा, चलो स्क्वायर ही लेते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है, ऐसे बना हुआ है, ये एक स्क्वायर है, अरे स्क्वायर भी ढंग से नहीं बन पा रहा है, बोर्ड खराब। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड एक पैराग्राम मत मान लेना, स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, और इसका एरिया वेक्टर तुम बोलोगे ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ जा रही है, ऊपर से नहीं जा रही है, इसके अंदर से पास कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से नहीं जा रही है, स्क्वायर के अंदर से पास कर रही है। रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है ऊपर से नहीं जा रही है, उसके अंदर से पास कर रही है, ठीक है। ये एंगल जो है ये 60 डिग्री। फ्लक्स बताइए कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड cos थीटा के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 10, और अगर ये स्क्वायर है ये साइड का, तो एरिया ओवर ए स्क्वायर cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, मेरे हिसाब से 5a स्क्वायर आएगा आपका फ्लक्स, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक साल इन्होंने ऐसे ही पूछा था, क्या क्वेश्चन था यार,
इन्होंने एक साल ऐसे सर्कल दे दिया था, उसको एक बार सीधा रख के पूछा था, एक बार टिल्ट करके, और दोनों का रेशियो पूछ दिया था। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे था कि आपका एक सर्कल था, पहले तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास कर रही थी, और फिर उसको टेढ़ा करके उन्होंने पूछ दिया था, तो उसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, दोनों का रेशियो पूछ दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये होगा 5 स्क्वायर। अच्छा हाँ, तो अब हम और भी कुछ चीज़ों को जानते हैं और भी कुछ चीज़ों को फॉर्म। ठीक है, ये तो बात हो गई ओपन सरफेसेस की, ओपन सरफेस में कैसे फ्लक्स निकालते हैं। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने चलते हैं क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है क्यूब। ठीक, अब क्यूब में एक क्वेश्चन है AIEEE UPTU 2000, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, दूसरे बैच का। ठीक है, मैं देखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्यूब। तो पहला क्लोज फिगर मैं क्यूब ले रहा हूँ, स्फीयर के ऊपर भी करेंगे, कोन के ऊपर भी, हम स्फीयर पे, लेकिन पहले क्यूब के ऊपर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब है, से भी करना एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूब है जो कि 1 मीटर का है, XYZ एक्सिस मान लीजिए, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ABCD EFGH, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा तो नहीं ये फेस पे आकर रुक जाएगी, वो पास करेगी अंदर से, तो इस क्यूब के अंदर वो पास करेगी, और पास करते 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 फिर यहाँ से कुछ निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो अगर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी तो इधर से भी E0 निकल जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग फेस है, मैंने अभी जो ओपन सरफेस के लिए सिखाया था वो अलग अलग फेस है, उस अलग अलग फेस के लिए हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो पहले हम फेस ABCD के लिए फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिए कि ABCD ये वाला फेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर किधर होगा, इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और एरिया कितना है, A स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड T0, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री का है। तो फ्लक्स यहाँ होगा माइनस E0 A स्क्वायर। वैसे ही फ्लक्स निकालिए FEGH से, तो FEGH से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो फ्लक्स एरिया वेक्टर आपका कैसे होगा, इस साइड से बाहर आता हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है। तो फ्लक्स थ्रू EFGH तो आपका हो गया E0 A स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्यूब देखा, क्यूब में आपने फ्लक्स देखा। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं। तो नीचे वाले फेस को लेकर, क्या नीचे वाले फेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, नहीं जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में और नीचे वाले का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितने का बना, 90। तो ABEF फ्लक्स वाया ABEF आपका क्या होगा, 0। वैसे ही ऊपर वाले सरफेस से भी कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, उससे भी फ्लक्स क्या होगा, DEGH से फ्लक्स क्या होगा, 0। तो DEGH से आपका फ्लक्स निकला 0, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एंगल कितना है, 90 का। अच्छा, अब ये वाला फेस देखो BEGH, इलेक्ट्रिक फील्ड घुस ऐसे रही है और ये फेस ऐसे है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये फेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, फेस के अभी भी पैरेलल है, फेस का एरिया वेक्टर निकालोगे इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन इधर है, फिर से एंगल कितने का है,
90 का है, तो फ्लक्स थ्रू ई बी एफ जी भी 0 होगा। वैसे ही अलग अलग केसेस में पीछे वाला जो है ए डी एच एफ, तो फ्लक्स थ्रू ए डी एफ एच भी 0 होगा। तो सिस्टम का नेट फ्लक्स कितना होगा? अगर आप सिस्टम का नेट फ्लक्स निकालो, एक क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स निकालो, तो ध्यान से देखो, अगर हम सबको ऐड करते हैं, फ्लक्स क्योंकि स्केलर है, नेट फ्लक्स निकालने के सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, तो नेट फ्लक्स भी तुम्हारा देखो ध्यान से 0 है। माइनस ई नॉट ए स्क्वायर है, ई नॉट ए स्क्वायर है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बाकी सब 0 है। इससे निकला क्या? इससे मतलब समझेंगे, इससे मतलब ये समझे कि इमेजिन कर लो ये तुम्हारा स्क्वायर, इमेजिन कर लो यहाँ पे तुम्हारे हाइपोथेटिकल से स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से घुसी इस फेस से और इस फेस से निकली, तो क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी उतनी ही निकली? कोई रह तो नहीं गया, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से घुसी और इधर से निकल गई, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी उतनी ही निकल गई। तो इसीलिए नेट फ्लक्स कितना हुआ सिस्टम का, पूरे सिस्टम का? 0। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था इस टाइप से, उन्होंने ऐसे ही क्यूब दे दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई नॉट, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, और इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने ऐसे ही एक क्यूब दे दिया था जिसका साइड उन्होंने एल दे दिया था, और उन्होंने ये पूछा था फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन उन्होंने दिए थे 4L स्क्वायर ई नॉट, 6L स्क्वायर ई नॉट, √2L स्क्वायर ई नॉट या 0। कौन सा करेक्ट होगा? 0। ये क्वेश्चन AIEEE में एक साल पूछ चुका है, 2 बार तो UPTU में पूछ चुका है, और नीट में भी एक बार पूछा है। ठीक है, आई थिंक UPTU 2011 का क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्यूब था ये टॉपिक। अब हम थोड़ा सा और अच्छा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रखते हैं? कांस्टेंट। जरा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करा के देखते हैं, और फिर देखते हैं क्या यही इस सेम फिगर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करा देते हैं, और फिर देखते हैं क्या हमारा आंसर अभी भी सेम आएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी क्यूब है, वही सेम क्वेश्चन, बस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ना मान के एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मान लेंगे। ये डिस्टेंस a है, इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रही है और इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, E बराबर ई नॉट एक्स आई कैप, ये x की डायरेक्शन है, x एक्सिस की, और ये y की डायरेक्शन है, और ये z की डायरेक्शन, ऐसा मान लो। ई नॉट एक्स आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बराबर है ई नॉट एक्स आई कैप। ई नॉट एक्स लग गया, मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगी। इस डिस्टेंस पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई नॉट, तो इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? ई नॉट ए रहेगी। अगर ये पॉइंट ओरिजिन मान लो, ठीक है, अगर ये पॉइंट 0,0 है, तो इस पॉइंट पे ई नॉट और इस पॉइंट पे है ई नॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे फ्लक्स क्या होगा भाई? इस तरफ, और ये ए तो एरिया इधर है, इस पॉइंट पे, इस फेस पे फ्लक्स कितना होगा? इस पे फेस पे फ्लक्स होगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, और इस फेस पे फ्लक्स कितना होगा? ए स्क्वायर इधर है, ई नॉट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स होगा ई नॉट ए क्यूब। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब, या तो ई नॉट ए स्क्वायर ए माइनस 1। देखो नेट फ्लक्स आ गया, 0 नहीं आया। तो कहने का अर्थ ये, अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम ओपन सरफेस ले लो, उस पर फ्लक्स आएगा, लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस ले लो तो फ्लक्स 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो कांस्टेंट रहेगी, जितनी घुसी उतनी ही निकल गई। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी करा, तो जितनी एनर्जी इधर से घुसी क्या उतनी ही इधर से निकली? नहीं,
डिस्टेंस के साथ कोई एनर्जी घटी या बढ़ी, कुछ हुआ ऐसे, इसीलिए ऐसा यहाँ फंक्शन किया, तो उस केस में फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्लोज सरफेस में फ्लक्स आपका जीरो होता है, और अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो आपका फ्लक्स होता है। लेकिन अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस में भी आपको कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, आपको एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, एक साल इन्होंने क्वेश्चन किया था इस टाइप से, ठीक है। मान लो ये स्क्वायर है, हालांकि ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, स्क्वायर नहीं सही लग रही है, एक स्क्वायर है जो कि यहाँ से एल डिस्टेंस पर है, स्क्वायर की खुद की साइड ए है। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स है ई नॉट एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, ई नॉट एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, और एक्स डायरेक्शन में तो इसको आई कैप भी यहाँ लिख दो। ठीक है, तुम्हें पूरे सिस्टम का नेट फ्लक्स बताना है। तो देखो फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फ्लक्स इस फेस की वजह से आएगा और इस फेस की वजह से आएगा, बाकी फेसेस की वजह से तो फ्लक्स आएगा नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी घुसी, पहले तो ये देखो एल डिस्टेंस था, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो घुसी होगी वो रही होगी ई नॉट एल स्क्वायर, ई नॉट एल स्क्वायर, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली कितनी, एल प्लस ए हो गई अब डिस्टेंस, तो ई नॉट एल प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, एरिया वेक्टर इसका इधर ही था जो कि था ए स्क्वायर, तो फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स हो गया ई नॉट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो इधर फ्लक्स क्या आना चाहिए, इधर फ्लक्स आना चाहिए ई नॉट एल स्क्वायर ए स्क्वायर या माइनस साइन के साथ। तो नेट फ्लक्स क्या है, दोनों को जोड़ दो नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देना नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो नेट फ्लक्स ऐसा कुछ आएगा ई नॉट ए स्क्वायर ब्रैकेट में एल प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आंसर, ये क्वेश्चन मुझे उससे एबीसी की बुकलेट में से मिला था। ठीक है, उन्होंने दिया था लॉन्ग आंसर टाइप 5 नंबर के लिए, क्या था 5 नंबर रह गया। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पता हो तो आसान होता है ये सब। तो इस क्वेश्चन के बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा और कॉन्सेप्ट। मैं 3 डेरिवेशन आपको लगातार करवाऊंगा, पहले से दूसरे में आएंगे, दूसरे से तीसरे में आएंगे, और तीनों डेरिवेशन से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ रिंग निकलवाया मैंने, एक चार्ज रिंग ली, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया। अब ऐसे ही कुछ बात है, सपोज यहाँ पे आपका चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ की वेरी थिन रिंग है, वेरी थिन। ठीक है, वेरी थिन मतलब इसकी जो रिंग की थिकनेस है वो नियरली 0 है, और यहाँ पे इसका रेडियस है, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है रिंग का, और यहाँ से इसका रेडियस r है। इस रिंग से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, जी हमें निकालना है, मतलब फ्लक्स थ्रू रिंग कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, ये रिंग है, सर्कल नहीं है, रिंग है। मैं 2 प्रॉब्लम कराऊंगा, रिंग की, डिस्क की, और फिर तीसरी प्रॉब्लम निकलवा दूंगा आपको प्लेन वाली। क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। अब जब क्योंकि क्यू चार्ज बाहर रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा था एक तरीके से, एक्स डिस्टेंस पे रखा था, एक्स बहुत बड़ा डिस्टेंस था, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया से पास कर रही है, लेकिन क्या रियलिटी में
रिंग का वो एरिया एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। अरे भैया रिंग तो हमारी ऐसे बनती है, बीच में देखो खोखला है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, एरिया जीरो है, एक तरीके से लॉजिकली एरिया जीरो है, तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, फ्लक्स थ्रू रिंग विल बी जीरो। ठीक, दूसरा, पहला डेफिनेशन किया था, दूसरा देखिए। मान लीजिए चार्ज क्यू यहाँ रखा है, ये एक डिस्क है, डिस्क मतलब एक पूरा, मैंने मतलब समझ लीजिए एक डिस्क काट के रखी हुई है, इतनी बड़ी मेटल की डिस्क, और डिस्क का रेडियस यहाँ पे आर है, और इस पर आपको फ्लक्स निकालना है। तो आपको फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक चार्ज की वजह से रिंग पे तो डिस्क पे कितना फ्लक्स होगा। सपोज ये चार्ज क्यू है, तो ये आपका एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, और इस पर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक है, इसके लिए आप करेंगे क्या, थीटा एंगल पर यहाँ पर आप एक रिंग चुनेंगे dx डिग्री से, रिंग चुनेंगे आप dx डिग्री से। अगर ये डिस्टेंस है a और ये पूरा रेडियस आपका स्मॉल r है, ये रेडियस है x, ऊपर x पे जाकर dx की रिंग लेना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये डिस्टेंस हो गया, ये a, ये डिस्टेंस x है और ये स्मॉल r है। हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी के क्यू बाई रूट ओवर ए क्यू बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ग्रीन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है, जो मैंने आपकी निकलवाई थी, ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एरिया आपका रिंग का, वो जो स्मॉल रिंग है जिसकी थिकनेस आपकी dx मैंने निकलवाई थी, उसका एरिया होगा 2 पाई x dx। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऐसे है, अगर आप देख पाए तो इलेक्ट्रिक एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बीच में एंगल थीटा, यही वाला थीटा यहाँ पे आ रहा है। तो आपका जो फ्लक्स होगा वो होगा E cos थीटा। ठीक है, cos थीटा अगर आप निकालना चाहें तो cos थीटा होगा x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उस हिसाब से के क्यू बाई रूट ओवर, एक मिनट मैं यहाँ रॉन्ग ले रहा हूँ, ये a ले लीजिए, ये a रहेगा तो यहाँ a स्क्वायर होगा और ये x होगा। ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स dx, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करके हम एरिया को निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ सॉल्व की हुई है, तो अगर आपको ये चीज़ विजिबल हो रही हो तो ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से इस तरफ है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उससे मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया d5 को, और d5 को कैलकुलेट करके मैंने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में मेरा रिजल्ट आया है क्यू ए 3E0 1 बाई ए प्लस 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इसका फाइनली रिजल्ट जो आएगा, इंटीग्रेट वगैरह सब करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा है, क्यू ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही है। ठीक, ये भी स्मॉल ए होगा। अब अगर एक डिस्क है, उसका रेडियस हम इनफाइनाइट कर दें, अगर एक डिस्क है उसका हम रेडियस इनफाइनाइट कर दें, तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पार्ट को अगर आप इनफाइनाइट करेंगे तो ये चीज़ जीरो चली जाएगी, तो उसका आंसर आएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम डिस्क का रेडियस आर जो अगर हम उसको इनफाइनाइट करते हैं, कोई इनफाइनाइट शीट बन जाती है। तो अगर एक चार्ज की यहाँ रख दिया, यहाँ एक इनफाइनाइट शीट है, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो, तो वो अगर 2/3 एप्सिलॉन नॉट आर को इनफाइनाइट रखूँगा तो ये 1/∞ बनेगा, 1/∞ जीरो होता है, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये 1/a हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल, 2/3 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आएगा। ठीक है,
तो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम गॉस थ्योरम पे आएंगे, गॉसियन सर्फेस क्या होता है ये समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम उसके भी लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए मैं आपको कोई डीपीपी नहीं भेज रहा हूँ। आज के लिए आप सब इन सारी चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार चीज़ों को लगाने की कोशिश करो, डेरिवेशन को कंप्लीट करो। थैंक यू।